Acha, so I think the call got disconnected. Someone was questioning about sleeping partner or something like that. Please ask that question again so that I answer it and then we move forward. Do you people hear me? Yes, sir. Yes, So there was a question we were deliberating before I left. What was that question? अच्छा, any other question? So far जो हमारे डिस्कशन हुई है फिर हम कंटिन्यू करते हैं फर्दर. How many people? We are 30 right now. अच्छा जी. So first important ingredient is relationship, and relationship should be that of an agent and principal. Is it clear? And now let's move to the other features जो कि section 4 ही provide कर रहा है. So what are those other features? Is the agreement existing in Pakistan but not in English law. ठीक है, ये वो different point है कि पाकिस्तान में if there is a partnership, so there must be some sort of partnership agreement between them. सर जी बताएं. ठीक है. अच्छा, सेकेंडली आपके नॉलेज में है ना कि भाई बस सारे यहाँ हो रहे हैं. अच्छा, यहाँ पे हो रहे हैं तो ऑन कैंपस ही होंगे. हाँ, ऑन कैंपस वो तो मैं आप जिसमें है इंटरनल है तो यू मस्ट नो दैट कि आपने यही आना होगा, ऑनलाइन नहीं. वो तो मैंने पूछा था उसने आपसे यार क्या ऑन कैंपस की कुछ कंफ्यूजन हो रही थी तो उसकी वजह से. जी ठीक है, अभी क्लासेस है आपकी. चलो. अच्छा जी. So this is the difference between Pakistani and English law. कि इंग्लिश लॉ में एज सच देर इज नो नीड ऑफ हैविंग एन एग्रीमेंट. वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सिंपली इफ द पीपल आर गेटिंग सम प्रॉफिट फ्रॉम एनी एक्टिविटी तो दे गेट इट एंड दे टेक इट एज ए पार्टनरशिप. वाइल पाकिस्तान में दिस इज़ नॉट सफिशेंट बिकॉज हमारे यहाँ ट्रेडिशनली एक एक और टर्म है, एक और कॉन्सेप्ट है जो कि एक पार्टनरशिप से बहुत रिजेंबल कर रहा होता है. And that is the basically ownership, the concept of ownership. For example, ownership may me and my brother we may own some property, we may rent it out. For example, it is being rented out, and we are getting rent from that property. तो ज़रूरी नहीं है कि ये हम थ्रू दैट पार्टनरशिप ही कर रहे हो. Unless and unless there is some kind of oral or written agreement regarding subletting of that house for that business activity, until then it would not be a partnership. जी ठीक है. बाकी टीचर्स को ऑन कैंपस होने का भी बता दो. Agreement, it could be you know, it could be expressed and it could be implied. It thus arises from a contract and not operation of law. What it may mean when I say पाकिस्तान में जो partnership है that will arise from the agreement or from contract and not operation of law. What it may mean, यानी तमाम पार्टनरशिप में
एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। और थ्रू द ऑपरेशन ऑफ लॉ कोई ऐसी पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली और एनी ऑपरेशन ऑफ लॉ किसी लॉ के तहत कोई ऐसा पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली राइज नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज रिगार्डिंग दैट पार्टनरशिप बिजनेस। सो यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ लॉ को क्या मीनिंग्स हो सकते हैं? मीन सर, जो के सर कहना है ये सर, जिसको सर कोर्ट रिकॉग्नाइज करे सर, उसका कोई पहले लीगल एग्रीमेंट ना हो पर बाद में वो रिकॉग्नाइज किया जाए। सर जैसे इमरजेंसी सिचुएशंस वगैरह आती है सर, तो उसमें पहले एग्रीमेंट वगैरह नहीं होता, पर उस सिचुएशन में सर उस एक्ट को सर कोर्ट बाद में रिकॉग्नाइज करती है। ओके, एनी अदर कमेंट? सर ऑपरेशन ऑफ लॉ से ये मतलब होगा कि अगर जैसे इंग्लिश लॉ में था कि अगर दो बंदे शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट को, तो वो यानी कि ऑपरेशन ऑफ लॉ से वो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप कंसीडर होगा, यानी कि ऑटोमेटिकली कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होगी ऑपरेशन ऑफ लॉ से बस, यानी कि सर लेकिन यहाँ पे तो ये कहा गया है कि या एक्सप्रेस होगा या एम्प्लॉयड होगा। आई थिंक कि दो बंदे अगर पार्टनरशिप में एंटर हो गए तो इट्स मीन दिस इज एम्प्लॉयड पार्टनरशिप। लेकिन ऑपरेशन ऑफ लॉ में मतलब नहीं होगा यहाँ पे, या तो रिटन होगा और या बाय द कंडक्ट और द एक्ट ऑफ द पार्टीज। एनी अदर कमेंट? सर एनीवन? ऑपरेशन ऑफ लॉ से मुराद एज इट इज, जैसे लॉ में उसको परमिट किया गया है। जैसा आपने बताया कि पार्टनरशिप एक्ट थ्रू एग्रीमेंट ही प्रोसीड होता है, मतलब ये डायरेक्टली कोई ऐसा नहीं है विदाउट एग्रीमेंट जैसे हम कह दें कि ये पार्टनरशिप है। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसकी जो एक ग्लेरिंग एग्जांपल है दैट इज अबाउट the the situation in which someone dies and his successors they succeed him। तो जो successors हैं, for example, if one of the partner he dies, so as a general rule his successor would not automatically become the partners of the firm in which their father was a partner। ऑटोमेटिकली तो उन्होंने सक्सीड कर लिया है टू एवरीथिंग दैट दियर फादर ओन्ड, बट एटलीस्ट पार्टनरशिप एक्ट के तहत दे वोंट बिकम पार्टनर्स अनलेस एंड अनटिल दे मेक एन एग्रीमेंट विद दैट फर्म। अभी अगर इफ दे डोंट मेक एनी एग्रीमेंट देन दे वोंट बी एनी पार्टनर। बेसिकली जो प्रीवियस होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी। यस यस। राहुल रहमान को कॉल की थी फ्राइडे को, डिफेंस से, तो मैंने कहा अभी तक किसी ने मुझे सॉफ्ट फॉर्म किसी ने ईमेल नहीं की। सॉफ्ट में नहीं किया, हमने तो हार्ड हमने भेजा हुआ है ईमेल करते मुझे, डिपार्टमेंट में। मुझे चाहिए। जियाउर रहमान साहब को मुझे नंबर टेक्स्ट कर देना, उनको कॉल भी कर देता हूँ। टाइम उन्हें बता दिए? जी जी। ठीक है। और ये भी बताया कि और क्या कर सकते हैं। और दूसरे कौन थे? दूसरे उस्मान करीम। उन्होंने कंफर्म कर दिया? जी जी, 5 बजे का काम है। ठीक है, ठीक है सर। ऑन कैंपस। जी जी। और रिफत भट्ट रिफत भट्ट का अभी कंफर्म नहीं है। कॉल करें ना उसे। जी जी, उनको तो कॉल करी, लेकिन जियाउर रहमान साहब ने कहा कि अभी मुझे कर दो। मैं अभी करता हूँ, अभी मुझे रिमाइंडर दे, मैं वंस आई एम डन विद द ठीक। क्लास तो मैं सेंड करता हूँ। रिफत से टाइमिंग देख ले, कल आइडियली हमारे पास टाइम है जी सर, कल का टाइम है। तो कल कर लें, अदरवाइज उसको मंडे का कह दें। मंडे का, मंडे पे ऑलरेडी तो मैम मलिका का भी टाइम एक है ना, है। जी जी। मे भी हम दूसरा कर लें, लेकिन उसे कहिए ज़रा अर्ली टाइम में, हम लेट आवर्स में नहीं लेंगे। ठीक है, अगर कल, पहले तो कल की बात करें ना, वरना मंडे। अदरवाइज फिर ज़रा पॉसिबिलिटी बताएं। उनमें इंटरनल कौन है? आसिफ साहब है? सर आप सकते चलें, गेट गेट दैट डेट।
अच्छा जी, इनफैक्ट ऑफिस में बैठने से ये भी होता है दैट आई हैव टू डील विद सम एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स, तो दैट्स द रीज़न के आई हैव टू बी डिस्कनेक्टेड. Where have I been? कहाँ पे था मैं? सर Operation ऑपरेशन of law. सर Yes, ऑपरेशन operation. वाला. So the glaring example is that of a death of one of the partners. So by operation of law, the successor automatically they become the successor of the deceased, but they don't become automatically the partners of the firm. As soon as normal situation में when a partner dies, the firm itself it comes to an end. So there is no question. That is why यहाँ पे जो agreement है वो important हो जाता है. इसी तरह another example could be that an insolvent partner है, उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसके तमाम एसेट्स दे हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिटर. सो ऑटोमेटिकली क्रेडिटर न्यू फर्म का पार्ट नहीं बन जाएगा, बिकॉज फर्म का पार्ट बनने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव एन एग्रीमेंट. फॉर एग्जांपल जो इंसॉल्वेंट का क्रेडिटर है, जिस इंसॉल्वेंट इज द वन हु इज नो मोर इन अ सॉल्वेंसी पोजीशन, और उस इंसॉल्वेंट का अगर कोई और क्रेडिटर था जिसको उसने कर्ज देना था, तो लॉ द कोर्ट हैज ट्रांसफर ऑल हिज प्रॉपर्टी टू द क्रेडिटर इंक्लूडिंग दैट फर्म. सो इन दैट केस इट इज़ पॉसिबल दैट वो जो फर्म है he may not accept that new creditor. वो कहेंगे कि we don't have any similar minds. He may not be a good guy into the firm, so we don't accept that. तो चूंकि ये एग्रीमेंट नहीं है, तो ऑपरेशन ऑफ लॉ से चाहे वो हो गया हो, unless and until rest of the partners they agree to admit him into the firm, he would not become a partner. So successor, the inheritors, the creditors, they won't become the part of the partnership unless and until they get consent from all the remaining partners of the firm. Is it clear? So that would be the difference between Yes. operation of law and the contract. So always important. Contract agreement is always important. इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेक्शन 4 के अंदर ये प्रोवाइड किया गया है कि देयर शुड बी एन एग्रीमेंट, तो हम उससे डेविएट नहीं कर सकते. सेक्शन 4 की डेफिनेशन से हम बीइंग अ लॉयर वी कांट डेविएट फ्रॉम दैट. अच्छा, नो अनदर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट इज इट शुड बी बिटवीन पर्सन्स. ठीक है. एंड डू यू नो that there could be some persons who are not human beings. Any idea about that? Jurisprudence मेरे ख्याल में मैंने आपको पढ़ाई है या कोई और आपको पढ़ा रहा होगा. Juristic person, sir. Yes, sir. Artificial person. सर ठीक है. आर्टिफिशियल. Artificial person की personality जो है, he is not a natural human being like me and like you, but still he is recognized as a person in the eyes of law. And उसकी जो glaring example है, that is company, that is state. ठीक है. State is something artificial, but it has you can sue the state, state can sue you, another state can sue the state. You see, although we can't see that anything existing as a state, as a natural human being, जो कि who is breathing and who is taking some actions, but an agent of the state takes some action, and those actions are presumed to be the act of the artificial person. तो artificial person को भी आप consider करेंगे whenever you are discussing the word person in law. That will always include legal person and natural person unless it has been specifically barred by specific law. अगर कोई law ये कहता है that this act is applicable on artificial persons or on natural persons, तो उस केस में तो वो लिमिटेड हो जाएगा that it relates to that specific category of persons. Otherwise, whenever you hear a term person in the law, you must
define it to be including artificial as well as natural person. Now, similarly, when here we say that the agreement must be between the persons, it includes that juristic or artificial person. Or in other words, there can be an agreement between natural person and an artificial person to start a firm or to start a partnership business. Is it clear? Or maybe even it may be an agreement between two artificial persons to start a business in the form of a firm. So दो companies जो कि artificial persons हैं, they can start a partnership business for any particular or specific adventure. Is it clear? ये एक interesting point है. You see, it has been provided in the definition. It's about carrying on of business. When we say carrying on of business, it is distinguishable from starting a business. You see, ये इसे differentiate करता है कि आपने you few partners they sat together, they made plan, they invested the money, then they started some business, but they are not continuing it. They are not carrying it out. Practically वो carry out नहीं कर रहे. They have all the plan proposal. वो क्या कहते हैं उसे stage 1 2 clear हो गया, but practically they are not doing anything. They have just started that. So starting of that business is not sufficient to make it a firm. Firm के लिए it has to be inactive, it has to be on a continuous basis, it must be doing some activity, carry on होना चाहिए business का. It must not be uh, uh, at its initial or starting stage. Running business होना चाहिए, in other words. Thus, a partnership shall not be considered as such unless the actual business is being carried on. तो ये भी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है डेफिनेशन के कॉन्टेक्स्ट. नंबर टू, that is about the last part, by all or any of them acting for all. That is कि business को कौन conduct कर रहा होगा, how the business of the firm will be managed. So at least section 4 it permits that the business may be carried on by all or by any of them. So ये restriction नहीं है that each and every partner must be actively participating into the conduct of the business. It may be agreed between them that few individual they will be active and few individual they won't be so active. But remember, I told you that this is a business activity, and in this activity businessmen are involved. So don't expect that a businessman is a layman. He would always deliberate upon many things before starting up a business. They are very shrewd, they are very active, sharp, so they know most of the time they know when they need to be inactive. So if they want to be inactive, so they will definitely add a provision कि यार ठीक है, if I am inactive तो मेरी लाइबिलिटी फिर एक्टिव पार्टनर्स की तरह नहीं होगा, क्योंकि मैं तो बिजनेस के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं हूँ. अगर कोई आप में से कोई गलत काम कर लेता है, कोई फ्रॉड कर लेता है, तो मेरी लाइबिलिटी एट द मैक्सिमम, ठीक है मैं पार्टनर हूँ तो आई विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू दैट एक्सटेंट, बट मेरी लाइबिलिटी को आप अनलिमिटेड आ गई. सो ही विल डेफिनेटली आस्क फॉर सम फेवर, फॉर सम प्रोटेक्शन, जो कि बिजनेस में नॉर्मली it is to the extent of अनलिमिटेड लाइबिलिटी कि उसको लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है एंड ही बिकम्स अ स्लीपिंग पार्टनर. और जो रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स हैं दे आर एक्टिव एंड दे आर लाइबल for all the acts of the firm, not only out of the assets of the firm,
as well as they are responsible, they are liable from their personal property. इसलिए उनकी जो liability है, अपना म्यूट कर लें जो भी है, माइक अपना म्यूट कर लें। तो इसलिए जो liability है वो पर्सनल भी हो जाती है, सिर्फ एसेट्स ऑफ द फर्म तक लिमिटेड नहीं रहती है। कंपनी लॉ में इस टर्म को मैं थोड़ा सा मजीद आपको एक्सप्लेन कर दूँ। Normally, maybe you will see in some other section of law of the partnership that every partner, he has the right to participate in the management of the firm, or unless he agrees not to participate in the management of the firm. उसका general right है. And again, I'm telling you, most of the provisions in the Partnership Act, they are consensual. They are based on the consent of the parties. They may deviate from the many provisions of the Partnership Act unless they have an agreement. और चूंकि कॉन्ट्रैक्ट भी एग्रीमेंट है, ये भी एग्रीमेंट की फॉर्म है, तो ये बहुत से मामलात में दे कैन बी एन एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल, एक आपके पास मैनेजमेंट का एक इशू है, दे कैन एग्री कि यार मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, रेस्ट ऑफ देम दे से यार फाइन यार नो प्रॉब्लम, हम मैनेज कर लेंगे, नो इशू। इसी तरह दे में एग्री कि इफ़ वन ऑफ द पार्टनर्स डाइज तो उसके सक्सेसर ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। सो जनरल रूल ऐसा नहीं है। जनरल रूल ये है, एज सुन एज वन ऑफ द पार्टनर डाइज, फर्म कम्स टू एन एंड अनलेस देर इज अ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। अगर कोई दूसरा एग्रीमेंट है फिर वैसा होगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक आउट दैट एग्रीमेंट ऑफ द पार्टी इज वेरी मच रेलिवेंट थ्रू आउट द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप लॉ। कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें लॉ इनको कोई ऑप्शन नहीं देता है पार्टनर्स को, वो उस हद तक वो उसको डेविएट नहीं कर सकते। बट मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, इट गिव्स लेक्सिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द पार्टनर्स टू मेक एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट, और उसके मुताबिक दे कैन रन देयर बिजनेस। ठीक है। As I told you, they would prefer कि they participate into the management. ज़रूरी नहीं है कि वो participate करें। अच्छा, the last point is the sharing of the profit. If you go to the section 4, it was talking about, you can see they have agreed to share the profit of a business. So sharing of a profit is also an important point of section 4. It means, in other words, we can simply say, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है between the parties जिसमें they are planning to start a business, जिसमें one partner is acting on behalf of the partner, but it has been provided that he will not share the profit, then it will not be a partnership. वैसे generally भी, can you expect from any layman, it's not about businessman, you cannot expect from a layman कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट या अपनी सर्विसेज इज प्रोवाइडिंग टू अ फर्म बट इज नॉट गेटिंग एनी प्रॉफिट। लेकिन लॉ इसको स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्ट भी करता है कि ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होगी जिसमें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो उसको आप पार्टनरशिप नहीं कह सकते हैं। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द फर्म। अगेन सर शेयरिंग ऑफ लॉस की बात नहीं हुई। हाँ, शेयरिंग ऑफ लॉस की नहीं है, यस डेफिनेटली। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। वो मैं नेक्स्ट आपको आई गोना टेल यू कि शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट इम्पोर्टेंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इम्पोर्टेंट है, शेयरिंग ऑफ लॉस इम्पोर्टेंट नहीं है। इन अदर वर्ड्स, देयर कैन बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स दैट वन ऑफ द पार्टनर विल नॉट बी शेयरिंग द लॉस, फाइन। समटाइम्स जो स्लीपिंग पार्टनर्स हैं, दे कैन से कि not only my assets, not only me, but my personal asset will not be liable to pay to the third party in case of any loss.
If rest of the partners they agree, no worries. Agreement between the partners is sufficient. Now, always remember, now agreement क्या है? We have to refer ourselves to the Contract Act. फ्री कंसेंट होना, म्यूचुअली एग्रीड होना, उसके तमाम, चूंकि पार्टनरशिप एक्ट इन चीज़ों की डिटेल में नहीं जा रहा, दैट व्हाट इज़ एन एग्रीमेंट, व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें पार्टीज की कैपेसिटी और कैपेसिटी, एज, फ्री विल कितनी इंपॉर्टेंट है. सो अगर हमें डिटरमिन करना होगा कि फ्री विल क्या है, सो वी विल गो टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हुए, फॉर एग्जांपल, आई कैनॉट फोर्स, बीइंग अ पार्टनर, आई कैनॉट फोर्स द अदर पार्टनर टू एग्जेम्प्ट मी फ्रॉम द लॉसेस. ये नहीं होगा. ठीक है, ये होगा दैट वी हैव म्यूचुअली एग्रीड, यार मैं फॉर दिस एंड रीजन मैं मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट इवन इन पाकिस्तान, तो आप मुझे लॉसेस में शेयर ना करें. और इट कुड बी आई विल बी कंट्रीब्यूटिंग 70% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, लेकिन मुझे लॉस नहीं होगा, मैं लॉस शेयर नहीं करूँगा. आप बिजनेस से स्टार्ट करें, मेरा 70% मेरा कैपिटल होगा. देखिए मैं 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, लेकिन आई वॉन्ट अ फेवर कि आप मुझे लॉस ना करें, लॉस में मैं शेयर नहीं करूँगा. नाउ इट्स अप टू द थर्ड, जो दूसरा पार्टनर है, इफ़ ही एग्रीज सो फाइन, नो प्रॉब्लम. उसको एक एडवांटेज आ रहा है, प्रॉफिट इक्वल शेयर करेंगे, इन्वेस्टमेंट रेशियो जो है वो डिफरेंट है, लेकिन लॉस में डिफरेंट है. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. आई विल बी इन्वेस्टिंग 70%, but I will be sharing 30% of the loss. It's up to you. There are every possibility. What is important is the sharing of profit, but sharing of loss, silent. When it is silent, so mutual agreement between the parties is important. Asa, but before that, when I was saying sharing of the profit and earning of the profit is not important. देखिए, you are running a business, and at the end of the year, it's it is possible that you do not accrue any profit. And there is no profit, obviously there is no sharing of profit. So year 1, 2, 3 may there is no sharing of profit because there is no earning of the profit. There is no accruing of the profit. Profit nahi hua, no worries. But whenever there is a profit, it must be shared. Number one. Number two, you may share it the way you like. 70% 20% को आप शेयर करना चाहते हैं, आप एग्रीमेंट करना चाहते हैं, नो वरीज. लेकिन उसमें, इस एग्रीमेंट में फ्री विल होना ज़रूरी है. किसी स्टेज पे इफ वन ऑफ द पार्टी इट प्रूव्स बिफोर द कोर्ट कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो मेन प्रोविजंस है वो भी फुलफिल नहीं हो रही थी, देन द कोर्ट इज़ टू डिसाइड इन फेवर ऑफ द पार्टी जो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत. ठीक है, तो वो सारे प्रोविजंस आपने उसमें कंसीडर करने हैं. Even dissolution of the firm before gaining profit would not hinder to define it. Yes, ये भी पॉसिबल है कि you started the firm and for the 3 years there was no profit, and ultimately you decided that we are not earning any profit, so why shouldn't we dissolve it? It is also possible. So without earning the profit you are going to dissolve the firm. इसका ये मतलब नहीं होगा, लेटर ऑन आप ये प्ली नहीं कर सकते कि ये तो यार फॉर्म ही नहीं थी क्योंकि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं हुआ. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इसलिए नहीं हुआ है बिकॉज देयर वाज नो अर्निंग ऑफ द प्रॉफिट. जनरल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज इट वाज कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, सो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल है, दैन इट इज़ अ फॉर्म. तो डेजोल्यूशन अगर हो जाती है बिफोर गेनिंग प्रॉफिट, इट डजंट मीन कि फर्म थी ही नहीं. However, every sharing of profit does not constitute a partnership. ये एक और पॉइंट है. इंग्लिश लॉ में आई टोल्ड यू every sharing of the profit would make it a firm or a partnership.
पाकिस्तानी लॉ में ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी लॉ में आई टोल्ड यू कि एक कॉमन प्रॉपर्टी है, कॉमन ओनरशिप है फैमिली के तहत, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, उसमें से प्रॉफिट आ रहा है, दैट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैमिली मेंबर, दैट डजंट मीन दैट दे आर डूइंग सम पार्टनरशिप एक्ट। अगर वहाँ पे फॉर एग्जांपल agriculture property में if one of the family member he sells the property, it doesn't mean that he has sold it as an agent of all the other partners, of all the other family members. No, ownership में ऐसा नहीं होता है। ओनरशिप में जिसकी ओनरशिप है वो उसके साथ रिटेन ही रहेगी। उस उनसे जो प्रॉफिट आ रहा है दैट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड amongst the family member. So that is why Pakistan में the term partnership and ownership is distinguishable. हम इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश भी करते हैं थोड़ी देर में। So that is why it is important to remember that sharing of profit does not necessarily means that this is a partnership. Instead, what we would do simply हम अपने आप को we will refer ourselves to section 4. सेक्शन 4 के अगर सारे एग्रीमेंट्स एप्लीकेबल हैं, रिलेशनशिप एजेंसी का है, मैनेजमेंट बाय ऑल और वन ऑफ देम है, बिजनेस एक्टिविटीज बीइंग कैरिड ऑन है, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट है, only then we would say that this is a firm or a partnership. Now the last one is sharing of loss not necessary. As I told you and I gave you some examples कि लॉस का शेयर करना ज़रूरी नहीं है। You may exempt one or more than one partners from sharing the loss. और मैंने आपको दो चार एग्जांपल्स दे दी। Either he is a sleeping partner, तो आपने कहा यार since you are not active, so you are exempted from the losses. Or since he has contributed more than the other partners, for that favor he will be sharing the same profit, but आपने उसको loss से exempt कर दिया. So it depends upon the mutual agreement between the parties. So, very important that sharing of loss is not important, but sharing of profit is always important in the partnership relationship. So that is everything about the partnership definition. You have to take care. You have to take into consideration all the important ingredients, or then in the presence of all those ingredients would make any relationship to be that of a fraud. Or do you have questions regarding all that सर discussion that we have just taken? यस सर। सर आपने जैसे इंग्लिश लॉ की बात की कि वहाँ पे कोई भी लीगल एग्रीमेंट नहीं होता पार्टनरशिप के लिए, तो सर अगर उनको सू करना हो तो वो किस बेस पे करेंगे? क्या उनके लिए पॉसिबल होता है कि वो सू कर सकें? Sorry, please remind. सर जैसे कि इंग्लिश लॉ में लीगल एग्रीमेंट नहीं होता, तो सर उनके लिए पॉसिबल है कि वो सू कर सकें अगर उनको कोई लॉस होता है या कोई चीट करता है पार्टनरशिप में सर? Yeah, simply because कोर्ट शेयरिंग ऑफ बेसिस की बेसिस पे कोर्ट रिकग्नाइज दैट दे आर पार्टनर्स, तो देन पार्टनरशिप लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। तो पार्टनरशिप लॉ की बेसिस पे ऑब्वियसली दे कैन सू ईच अदर, जो कि उनके इंग्लिश पार्टनरशिप लॉ के तहत जो उनके राइट्स हैं वो वैसे अवेल कर सकते सर हैं। यहाँ पे फाइन। हमने Excuse me, ये sir. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की बात की। सो सर दैट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट विल बी अकॉर्डिंग टू माय इन्वेस्टमेंट, जितनी मेरी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतना प्रॉफिट मिलेगा, या इक्वल प्रॉफिट शेयर? रिपीट करें काइंडली। सर यहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की बात हुई है। अब कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेट्स से 70% इन्वेस्ट करते हैं, कुछ 20 कर लेते हैं, तो अब प्रॉफिट भी इसके अकॉर्डिंग परसेंटेज के अकॉर्डिंग दी जाएगी जितनी जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट होगी। If the agreement is silent,
Even if the investment is 70 to 30 ratio, if the agreement is silent, then it will be distributed equally. But remember, I mean, don't expect from a businessman who is contributing 70% that he will silently, without any other benefit, he will silently say कि मेरा जो शेयर होगा वो इक्वल होगा. नहीं, या तो वो कोई और फेवर लेगा या वो उसमें स्पेसिफाई कराएगा कि शेयर के मुताबिक आपका प्रॉफिट होगा. अदरवाइज वो इक्वली हो जाएगा. सो नॉर्मली आई वुड बी टू टू बी टू हैव माई पीस ऑफ माइंड. अगर मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मैं और दूसरे पार्टनर्स वी आर एक्टिव इन टू द बिजनेस. If I have contributed 70%, definitely I will be receiving 70% of the profit. If it is contrary, then it must be in the agreement. अगर मैं 70% contribution के अलावा 50% शेयर ले रहा हूँ, so there must be reason. Without reason, I am not businessman में uh, being a businessman, I am not that kind. No businessman is that kind to go contribution 70 का करे और शेयर जो है वो 50 का ले. कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा. मे बी अदर पर्सन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो. दिस इज पॉसिबल कि इन एडिशन टू 30% ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन ही इज आल्सो प्रोवाइडिंग सम स्पेशल स्किल्स. मे बी ही इज अ लॉयर. सो लॉयरिंग की जो सारी सर्विसेज है वो थर्ड पार्टी से वो नहीं ले रहे हैं, बल्कि इसी वन ऑफ द पार्टनर से वो सर्विसिंग ऑफ द लीगल सर्विसेज ले रहे हैं. So in that case, obviously, even though he has contributed 30, he will be sharing the equal profit. सर ये सारी चीजें एग्रीमेंट में लिखनी जरूरी है, जितने फेवर्स या जितने सर्विसेज उनको मिले ये सारा मेंशन करना पड़ता है. अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो what would you do? I will Simple सी बात. mention it. Well, आपसे ज़्यादा केयरफुल होते हैं बिजनेसमैन. You will definitely get it done. अगर थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर कोई चीज़ें अनयूजुअल है, अगर यूजुअल चीज़ें हैं, then even there is no need to have a written agreement. There is no need. एक पार्टनरशिप ओरल एग्रीमेंट में भी चल सकती है. Then the things will be quite simple. It will be presumed that there are two partners, everyone has contributed equally, unless कि दूसरा प्रूव करके नहीं मैंने 60% कंट्रीब्यूट किया था. It will be presumed that they are sharing the profit. It will be presumed that they are equally conducting the business. So in that general situation, oral agreement is sufficient. But it is if you're going, if you're doing something unusual, उसके लिए definitely your mind will go to the agreement कि यार it must not only be written, but all the terms and conditions must be very much clearly defined and written in that agreement. You see? Okay, sir. एक्सक्यूज मी सर, जो आपने सर फ्रॉडुलेंट वाली बात की जी जी 73. सर उसमें सर मैं ये बात पूछ रही हूँ कि उसमें आपने ये बात बोली है कि जो अगर पार्टनर्स में एक बंदा फ्रॉड करता है तो सारे लायबल होंगे, पूरा फर्म. Yes, to the extent of third party. देखिए, presumption is that 5 individuals, they are doing the business. On that presumption, third party has contacted one individual, Mr. A. And Mr. A, let's suppose it has done some fraud. तो वो जो third party था, he has not contacted Mr. A only. He has contacted the firm, all the 5 individuals. So the rights of the third party will be protected against all the firm. Now it will be another question. Once he has been compensated, he has been satisfied, the third party has been satisfied, done, finished. Now the question is the disturbance or the litigation dispute between the parties, between all the partners. Obviously, अब जिसने fraud किया है, rest of the partners
they have the right to get it compensated from the fraudulent partner. But सर तो वो primary फ्रॉड के बेसिस पे उसको निकाल primary सकते हैं। object is to protect third party जो कि innocent है, जिसने इस presumption से contract किया था, कोई deal किया था, because this Mr. A is representing the firm, the rest of the partners. Your question? Yes, question. 01 सर सर जो जिस पार्टनरशिप 01. सर मैं ये पूछ रही थी कि वो फिर इस बेसिस पे कि उसने फ्रॉड किया उसको पार्टनरशिप से बाहर कर सकते हैं। Yes, obviously. Once, मतलब in fact, once the litigation has started, it's again up to them. Once the litigation has started, तो फर्म अब डिजॉल्व भी होनी चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल कॉन्फिडेंस नहीं रहा तो ये होगा। अदरवाइज ये भी पॉसिबल है कि वो कंपनसेट कर दें, वो कंपनसेट करके और वो उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। जी सर लेकिन हमने पीछे ये नहीं पढ़ा था कि जो पार्टनर है वो आपस में एक दूसरे को सू नहीं कर सकते, वो जो हमने पीछे एक वो किया था लीगल पर्सन की बात जब हुई थी, आशिफ ने जब क्वेश्चन किया था। नहीं नहीं, दे कैन सू, ये दैट इज नो, इन फैक्ट दैट इज लिंक्ड विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। ये हम जब रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म की बात करेंगे तो उस वक्त ये रेलिवेंट हो जाता है। लेट मी टेल यू, इफ द फर्म इज रजिस्टर्ड फिर वो एक दूसरे को सू कर सकते हैं। If the firm is not registered, then they cannot sue each other unless they dissolve the firm. So they can, even if the firm is not registered, they can even sue each other, लेकिन सू करने से पहले they have to dissolve the firm. अब वो प्राइवेट कैपेसिटी में एक दूसरे से लिटिगेशन करेंगे कि वी स्टार्टेड अ बिजनेस इन द एज ए पार्टनर्स, और इसने ये फ्रॉड किया है, कोर्ट ऑफ लॉ में एज ए प्राइवेट इंडिविजुअल हो जाएगा कि इसने मुझे ये लॉस किया, गेट मी कंपनसेटेड। लेकिन अगर रजिस्टर्ड फॉर्म है देन तो लिटिगेशन हो सकती है। अनरजिस्टर्ड को फॉर्म को ज़रा डिस्करेज किया गया है, वो हम सेक्शन 59 में उसको डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है सर। यस सर सर। जो पार्टनरशिप 43 में एग्री सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में जनरली सर जो लीगल कैपेसिटी होती है वो जो है मेजर को कंसीडर किया जाता है सर। जैसे सर एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें सर कोई ऐसी सिचुएशन या कंडीशन या पॉसिबिलिटी है जहाँ पे सर जो माइनर है वो एज एजेंट एक कर सके, या जो प्रिंसिपल है वो एज एजेंट एक कर सके, कोई भी माइनर सर, मतलब माइनर किसी भी कंडीशन या सिचुएशन में सर एज अ प्रिंसिपल या एजेंट एक कर सकता है। conclude the clause. Now you can sit here. कौन जा रही? कौन जा रही? You can sit here. ठीक। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, yeah. Now as I told you, if there is special provision in partnership that deals with that majority issue, फिर तो पार्टनरशिप एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर पार्टनरशिप इज साइलेंट अबाउट माइनर एंड मेजॉरिटी थिंग्स, देन कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा रशीद? रशीद? जी सर। सर स्पेशल लॉ। सॉरी सर मेरा एक्चुअल क्वेश्चन था सर माइनर के बारे में सर। यस, सो आई टोल्ड यू, सर जी जी सर। आई टोल्ड यू
if any specific subject it has been dealt by the special law, क्योंकि पार्टनरशिप हमारे यहाँ स्पेशल लॉ है ना, if it has जी been सर। dealt by the special law, तो फिर कौन सा लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा? सर जनरल लॉ। वेरी गुड, स्पेशल लॉ ही एप्लीकेबल होगा ना, किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप के लिए जब स्पेशल लॉ अप्लाई आपने बनाया है तो वो स्पेशल लॉ ही एप्लीकेबल होगा। ठीक अच्छा, सर। so simply if the minor's question has been discussed in partnership law, then partnership law prevail करेगा। अगर पार्टनरशिप लॉ साइलेंट है अबाउट माइनर एंड मेजर, देन जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दे विल बी एप्लीकेबल। एंड सिंस section 30 of partnership act it talks about the minor partner, so हमने जब भी माइनर पार्टनर की बात करनी है तो देन वी विल अप्लाई सेक्शन 30 ऑफ द स्पेशल पार्टनरशिप एक्ट, और जो जनरल प्रिंसिपल हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जनरल प्रिंसिपल हैं, वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। इट मीन्स special provisions of minors in the partnership act, they will guide us regarding minor partner. Is it clear, Rashid? यस सर, क्लियर। जी सर। बताओ जरा मैंने क्या कहा। सर जैसे कि अगर जो है जनरल लॉ है सर, वो साइलेंट है अबाउट सर कोई भी स्पेशल लॉ के हिसाब से, तो सर वहाँ पे स्पेशल लॉ अप्लाई होगा। जैसे कि सर माइनर के बारे में जनरल लॉ में कोई साइलेंट है उसके हिसाब से, तो सर स्पेशल लॉ में उसकी जो है प्रोविजंस वगैरह वहाँ पे डिटेल दी गई है, तो सर वहाँ पे स्पेशल लॉ जो है होगा अप्लाई होगा सर ऐसे केस में। ठीक है। Yes, 014 माइनर के केस में what would happen? फोर्टीन, note him down, Rashid. जी सर। 014 is not around. Yes, 040 Yes, sir. माइनर के केस में what would happen? Which law would be applicable? Sir, I didn't If understand. which if there is a question of minority in the partnership relationship, so which law would be applicable, partnership act or general law of contract? Sir, partnership act. Why? सर क्योंकि ये स्पेशल लॉ है तो हम एज अ जनरल को प्रेफरेंस नहीं देंगे, स्पेशल को प्रेफरेंस देंगे। Yes, but again I added if that specific the question of minor has been specifically discussed by the special law, जो कि यहाँ पे पार्टनरशिप है, अगर उसने डिस्कस किया है तो हम पार्टनरशिप अप्लाई करेंगे। अगर पार्टनरशिप माइनर का क्वेश्चन पार्टनरशिप डिस्कस ना करता तो हमारी जो जनरल प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है दैट अ माइनर कांट बी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा, वो एप्लीकेबल हो जाती। लेकिन चूंकि पार्टनरशिप एक्ट ने इसको डिस्कस किया हुआ है तो हम इसी स्पेशल लॉ को अप्लाई करेंगे। 37 सर जो पार्टनरशिप एक्ट में एग्रीमेंट होगा इसको हम सिंपल पेपर पे मतलब एग्रीमेंट करेंगे या स्टाम्प पेपर पे, और इसकी नोयत से स्टाम्प पेपर की वैल्यू के हिसाब से स्टाम्प पेपर लगेगा या इस तरह से बता दें सर इस बारे में। वेल वो हम जब रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक 500 का वो स्टैम्प पेपर रिक्वायर करते हैं। वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा, बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा, इट्स ओनली